हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ई पाठशाला। कैसे हो आप सब लोग। आज हम इस वीडियो में केमिस्ट्री सब्जेक्ट के स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, जो कि एनसीईआरटी पर बेस्ड हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम स्टेट्स ऑफ मैटर के उन सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिनका अपना एक डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है, और उसी कॉन्सेप्ट पे आप अलग बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। द हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, एल्कोहल एंड CH2R, ये आपको वैल्यूज़ दे रखी हैं हीट ऑफ वेपोराइजेशन की, और आपको इसे डिक्रीजिंग इंटरमोलिकुलर फोर्स के बेसिस पर लगाना है। तो देखिए, हीट ऑफ वेपोराइजेशन से और इंटरमोलिकुलर फोर्स से क्या रिलेशन है। हीट ऑफ वेपोराइजेशन का क्या मतलब होता है। हीट ऑफ वेपोराइजेशन का मतलब होता है कि लिक्विड को वेपर में बनाने के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है, जितनी हीट की ज़रूरत होती है, उसे हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। अगर किसी भी लिक्विड को अगर आप गैस बना रहे हो, इसका मतलब है आप इंटरमोलिकुलर फोर्स जो बिल्डअप हो रखा है लिक्विड में, उसको तोड़ करके आप उसे गैस बना रहे हो, यानी कि फ्री कर रहे हो। जिसमें जितनी ज़्यादा वेपोराइजेशन की हीट लगेगी, इट मीन्स उसमें ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब आप उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ेंगे तभी तो वो गैस बनेगा। तो समझ लीजिए कि जिस लिक्विड का हीट ऑफ वेपोराइजेशन सबसे ज़्यादा होगा, उसके इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा होगा, तभी तो आप ज़्यादा एनर्जी दे रहे हो उसे तोड़ने के लिए, ताकि वो गैस बन सके, फ्री हो सके। तो देखिए, वाटर का है 40.6 और एल्कोहल का है 38.6 और कार्बन डाइसल्फाइड लिक्विड का है 26.8। तो आप इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स में लगाएंगे तो इसका आंसर आपको दिख जाएगा, ये है पहला वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इफ वॉल्यूम V बिकम्स 3 टाइम्स देन द प्रेशर P विल बिकम। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि T को आपने कांस्टेंट रख दिया है, और अब आपको बताना है कि P क्या हो जाएगा यदि V की वैल्यू को आपने 3 टाइम्स कर दिया है। तो देखिए, यहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चनों को ऐसे करेंगे। पहले तो आप कोई रिलेशन लिख लीजिए जिसमें P1 V1 P2 V2 है, क्योंकि बात क्या की गई है, प्रेशर की और वॉल्यूम की। उसमें ये कहा गया है कि जो वॉल्यूम है वो अब 3 गुना हो चुका है। किसका 3 गुना, यानी कि जो पहले वॉल्यूम रहा होगा V1, उसी का तो 3 गुना हुआ होगा। तो जो नया V2 है वो पुराने वाले का क्या हो गया है, 3 टाइम्स हो चुका है। तो अब इसे ऐसे लिख लीजिए लिटरली, जैसे आप इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं। फिर आपने दोबारा फॉर्मूला लिखना है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अब इस V2 की जगह पर आपने यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर देनी है, ये इस प्रकार से रखनी है ताकि V1 V1 कैंसिल हो जाए, जो कि नेक्स्ट लाइन पर V1 V1 आपके कैंसिल हो गए। फिर आपके पास क्या बचा, P1 इज इक्वल टू 3P2। अब देखिए, P1 मतलब ये पुराना वाला प्रेशर था जब वॉल्यूम V1 था। अब जब आपने वॉल्यूम को चेंज किया ना, 3 टाइम किया, तो भाई प्रेशर पे भी फ़र्क पड़ेगा। तो नए वाला प्रेशर जो है वो P2 है, तो आपको P2 की वैल्यू बतानी है, इसलिए आपने P2 को अकेला रहने दिया और बाकी सारी वैल्यू आप P1 की तरफ ले आए। तो नया वाला प्रेशर है वो पुराने वाले प्रेशर का क्या कर दिया है, 1/3 हो चुका है। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या आ जाएगा, P/3 आ जाएगा। तो इन क्वेश्चनों को ऐसे किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रियल गैसेस अप्रोच आइडियल बिहेवियर। जो रियल गैस होती है और आइडियल गैसेस होती हैं वो 2 तरह की होती है। तो रियल गैस आइडियल गैस की तरह कब बिहेव करेगी, तो ये आपको कंडीशंस दे रखी है, तो आपने उसे कैसे याद करना है। देखिए, एक फॉर्मूला है, लाल पत्थर होता है टफ। ये मैंने खुद की राइम बनाई है, लाल पत्थर होता है टफ। तो इसमें से आप क्या करेंगे, देखिए, लाल पत्थर मतलब लो प्रेशर हाई टेम्परेचर। तो आप इस तरीके से अपनी कोई भी राइम बना करके याद कर सकते हैं, यानी कि रियल गैस आइडियल गैस की तरह कहाँ पर बिहेव करेगा, जहाँ पे प्रेशर लो होगा और टेम्परेचर हाई होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी वाला। इस तरह के जब आप क्वेश्चंस करोगे और आप इस तरह से राइम से याद करोगे, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी कंडीशंस याद करने में ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। तो इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट आर इन जूल डिग्री पर मोल। देखिए, जो आर की वैल्यूज़ हैं वो तो आपको एकदम से याद ही करनी है कि कौन सी यूनिट के लिए कौन सी वैल्यू होगी। तो आर की 3 वैल्यूज़ होती हैं, उनको आप अलग अलग से याद कर सकते हो। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, 8.314। क्वेश्चन है, ए गैस एट 10 डिग्री सेल्सियस ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 283 ml।
10 डिग्री टेम्परेचर होने पर वॉल्यूम 283 हो जाता है, और यदि उसका टेम्परेचर आप 20 डिग्री सेल्सियस कर दोगे तो नया वॉल्यूम कितना होगा। यानी कि आपको किस चीज़ का रिलेशन बोला है, उसने बोला है वॉल्यूम का और टेम्परेचर का रिलेशन पूछा है कि अगर इतने टेम्परेचर पे इतना वॉल्यूम है तो दूसरे वाले टेम्परेचर पे कितना वॉल्यूम हो जाएगा। तो ये V और T का रिलेशनशिप है। अब आपको V और T का रिलेशनशिप देखना है, तो ये क्वेश्चन कैसे होगा, देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन ऐसे किए जाएंगे कि जो V1 है वो 283 दे रखा है और उसका टेम्परेचर जो दे रखा था वो दे रखा था 10, लेकिन वो था किस में, सेल्सियस में। अब सेल्सियस को आपको उसकी SI यूनिट केल्विन में बदलना ज़रूरी है, इसलिए क्या होता है रिलेशन, K इज़ इक्वल टू 273 प्लस C। यानी कि अगर आप सेल्सियस की जगह पर ये वैल्यू डाल दीजिए और 273 ऐड कर दीजिए तो वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है। तो सबसे पहले आपने T1 को केल्विन में कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद आपसे पूछा गया है वॉल्यूम 2 निकालिए, तो T2 जो होता है वो आपके पास हो गया है सेम फॉर्मूले से 293। अब देखिए आपको वॉल्यूम पता है और टेम्परेचर पता है, तो आपको ऐसा रिलेशन लिखना है जिसमें वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों हो। तो देखिए V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2, ये है आपका चार्ल्स लॉ से, जहाँ पे P कांस्टेंट है। P के साथ आपको कुछ नहीं करना है, तो जिसका इफेक्ट आपको पूछा है कि भाई इसका चेंज होने से इस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, आप उस तरह का रिलेशन रख लीजिए। फिर आपने क्या करना है कि यहाँ पे एक एक करके आपने सारी वैल्यू पुट कर देनी है और V2 को अकेला करके यहाँ पे पूरा जो क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है, इसका आंसर जो है वो हो जाएगा 293। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन हीटिंग अ लिक्विड इट्स विस्कोसिटी इज। विस्कोसिटी का मतलब होता है कि कोई भी लिक्विड कितना गाढ़ा है, कितनी हाईली उसकी कंसंट्रेशन है, इतना थिक है कि फ्लो नहीं कर पा रहा है, उसको विस्कोसिटी कहा जाता है। अब आप विस्कोसिटी और लिक्विड की हीट का रिलेशन निकाल लीजिए, यानी कि टेम्परेचर और विस्कोसिटी में क्या रिलेशन है, अब आप देख लीजिए। देखिए विस्कस मतलब गाढ़ापन, शहद जो होता है वो बहुत गाढ़ा होता है और पानी जो होता है वो कम गाढ़ा होता है शहद की तुलना में, ठीक है। तो जब आप उसे स्लाइड पर रखोगे तो जो शहद होता है वो धीरे धीरे करके फ्लो होता है, मतलब एकदम से नीचे नहीं बहता है, और जो पानी होता है वो एकदम से फ्लो करने बह जाता है। तो जो शहद होता है वो हाई विस्कस है, कि जब किसी भी गाढ़ी चीज़ को अगर आप हीट करते हो तो क्या होता है, यानी कि बॉन्ड जो होते हैं मॉलिक्यूल के बीच में इतने टाइट हैं कि वो बहने ही नहीं देते हैं लिक्विड को, इसलिए बहुत विस्कस होता है। और जैसे ही आप इसे टेम्परेचर देंगे, हीटिंग देंगे, तो इन दोनों के बीच का जो फोर्स है वो टूट जाता है, और जब फोर्स टूट जाएगा तो दो जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा फ्री होने लगेंगे। तो इसमें आंसर हो जाएगा विस्कोसिटी का, कि विस्कोसिटी टेम्परेचर हाई करने पर डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिक्विड डिफ्यूज स्लोली एज कम्पेयर टू गैसेस बिकॉज। जो लिक्विड होते हैं उनमें डिफ्यूज़न बहुत स्लोली होता है गैसेस के कंपैरिजन में। डिफ्यूज़न का मतलब होता है कि एक जगह से पार्टिकल दूसरी जगह जो पार्टिकल्स जा रहे हैं वो बहुत तेज़ी से रन करते हैं, यानी कि जैसे कि गैसेस होती है वो एकदम से डिफ्यूज़न हो जाता है उसमें, लेकिन लिक्विड में नहीं हो पाता है। उसका क्या रीज़न होता है, उसका रीज़न सिंपल से यह है कि मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पा रहे हैं, मतलब दो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए हैं, यानी कि मॉलिक्यूल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। दैट्स वाई लिक्विड में जो डिफ्यूज़न होता है वो बहुत ही स्लोली होता है गैसेस की तुलना में। तो इसमें डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है उसके कई सारे पोस्टुलेट्स हैं, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा पोस्टुलेट सही है। अगर आप काइनेटिक थ्योरी की बात कर रहे हैं तो उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे को कभी भी अट्रैक्ट नहीं करते हैं। हमें सबसे पहले यही बताया गया है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमें नेग्लिजिबल मानना है। दूसरा, एनर्जी इज़ लॉस्ट ड्यूरिंग मॉलिक्यूलर कॉलिजन, ये भी गलत है। उसमें ये कहा गया है कि अगर कभी भी मॉलिक्यूलर कॉलिजन होता है तो बिल्कुल एनर्जी उसमें लॉस नहीं होगी। नेक्स्ट, मॉलिक्यूल्स पजेस एप्रिशिएबल वॉल्यूम। तो जो मॉलिक्यूल्स हैं जब उनमें नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मतलब उनमें नेग्लिजिबल वॉल्यूम है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया है। बचा कौन सा, डी वाला, जिसमें ये कहा गया है कि जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है और काइनेटिक एनर्जी होती है वो आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे का क्या होता है, डिपेंडेंसी होती है उनमें। तो ये आपको याद रखना है कि भाई काइनेटिक एनर्जी है और एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, उनके बीच का एक रिलेशन है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर एन आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है यानी कि Z की जो वैल्यू होती है, क्या होती है भाई, Z इज इक्वल टू PV/RT। ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है।
अब हमें तो पता है कि आइडियल गैस के लिए पी वी इज इक्वल टू आर टी के बराबर होता है। जब ये दोनों आपस में बराबर हैं तो जब आप इसे कट करोगे तो आंसर कितना आएगा 1। ये सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है, आइडियल गैस के लिए, क्योंकि आइडियल गैस के लिए ही पी वी इज इक्वल टू आर टी होता है। दैट्स वाई कंप्रेसिबिलिटी जो फैक्टर है आइडियल गैसेस के लिए वो हमेशा क्या होता है, यूनिटी होता है सारे टेम्परेचर्स के लिए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पहला वाला। तो आज हमने यहाँ पर स्टेट्स ऑफ मैटर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। आप खुद भी अपने घरों पर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आगे हम नेक्स्ट करते रहेंगे क्वेश्चंस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।